आज TRE 4.0 का कक्षा 9-10 हेतु कक्षा 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान के 13 सेट, इतिहास के पहले हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, और 13 सेट ये जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था का जो 13 सेट है उसका आज हम सेट नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा? राज्य व्यवस्था का सेट नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 71 है। प्रश्न संख्या 71 है, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। उपयुक्त में से निम्न में से किसके, यह जो कथन है यह किसकी कथन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कथन है। किसकी कथन है? न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करता है। किसका कथन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। प्रश्न संख्या 112 है, शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे निम्न में से किस देश के थे? ये जो फ्रेडरिक नीत्शे जो थे एक शांति विरोधी विचारक थे, जो कि किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। किस देश के थे? जर्मनी के थे। प्रश्न संख्या 113 है, निम्न में से कौन सी अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्या होगा? अनुच्छेद 40 होगा। अनुच्छेद 40 जो है किस भाग में है? भाग 4 में है। भाग किस भाग में है? तो भाग 4 में है। पंचायती राज का जो मूल यूनिट होता है ग्राम सभा होता है। पंचायती राज का जो मूल यूनिट होता है वो क्या होता है? ग्राम सभा होता है। क्या होता है? ग्राम सभा, जो कि अनुच्छेद कितना में उल्लेख है? 40 में उल्लेख है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 40 में क्या उल्लेख है कि एक राज्य हो, जो भी राज्य होगा वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद में क्या कहा गया है? 40 में एक ग्राम होगा, कोई भी ग्राम होगा, गांव होगा, उसमें पंचायतों का गठन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तित की सहस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? यहाँ पे कहा जा रहा है सरकारिया आयोग कब अपना प्रतिवेदन जमा किया था, जो कि केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंध से है, जो कि एक केंद्र राज्य संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। तो यह किस वर्ष अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका गठन तो 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। उसके बाद यह अपना प्रतिवेदन 1988 में जमा किया था। क्या? 1988 में जमा किया था। अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था? 1988 में। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और पुंछी आयोग का भी संबंध राज्य केंद्र संबंध से ही है, लेकिन सरकारिया आयोग जो है सबसे महत्वपूर्ण आयोग है राज्य केंद्र संबंध के लिए, जो कि तमिलनाडु में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 115 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसका? वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत किया गया है। कौन सा? 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? एक वित्त आयोग होगा। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, वित्त आयोग में पूरे 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में पूरे कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। उसमें अध्यक्ष मिला करके 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। उसमें से एक अध्यक्ष मिला करके 5 सदस्य होते हैं, और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष, तो 5 हो गए। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। किसके द्वारा? केसी नियोगी के द्वारा। किसके द्वारा? केसी नियोगी के द्वारा गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 116 है, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? केन सारो बीबा, जिसे 1995 में फांसी दी गई, वह नाइजीरिया के थे। कहाँ के थे? नाइजीरिया के थे। प्रश्न संख्या 117 है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? नागरिकता और सामाजिक वर्ग जो है वह किसकी रचना है? तो यह जो है TH मार्शल की रचना है। किसकी रचना है? TH मार्शल की रचना है। नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसकी रचना है? TH मार्शल की रचना है। प्रश्न संख्या 118 है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में।
संविधान के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि राष्ट्रपति के अनुमति से। धन विधेयक अगर लोकसभा में लाया जाता है तो किसकी अनुमति से लाया जाता है? राष्ट्रपति के अनुमति से लाया जाता है। और राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। और धन विधेयक की जो परिभाषा है 110 में दिया गया, 110 अनुच्छेद में दिया गया। अनुच्छेद 110 में क्या धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। और 109 में धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 119 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी भारत का महान्यायवादी? नहीं, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव। तो यहाँ पे हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। कौन हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिव। उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल का सचिव जो होता है वह उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है केंद्र सरकार में। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? भारत की जो संविधान सभा बना था उसमें मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या उप समिति के अध्यक्ष? तो उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और KN मुंशी जो थे वह प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। प्रश्न संख्या 120 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? भारत के संविधान में कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है, क्योंकि इसमें 1942 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो उसमें ये 42वां संविधान में ये स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और इस संविधान के तहत विधानसभा लोकसभा की समय विधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया था। और इस तरह से बहुत सारे संशोधन किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 122 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का निर्देश देता है? तो भारत के संविधान के क्या अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 30 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पे अनुच्छेद 27 है, तो अनुच्छेद 27 में धनराशि पर कर से छूट मिलता है। ये जो अनुच्छेद 27 में क्या होता है? धार्मिक कार्य के लिए जो धनराशि लोग देते हैं उसमें कर से छूट दिया जाता है। अनुच्छेद 27 में क्या होता है? धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई डोनेट करता है तो उसमें छूट मिलता है, उसमें टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब स्कूल में सभी धर्म समान होना चाहिए, किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताया जाता, सभी धर्म के बारे में बताया जाता है। 123 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया? भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? तो यह 2002 में किया गया। किस वर्ष समावेशित किया गया? 2002 में किया गया। प्रश्न संख्या 124 है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच क्या होता है? एक संचार माध्यम होता है। प्रश्न संख्या 125 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाता है? तो हिंदी के अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 343 में। किस में है? 343 में है। प्रश्न संख्या 126 है, खाली स्थान हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा। इसकी कीमत होती है, उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमत से ऊपर हो या जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है।
उपयुक्त कथन निम्न में से किस विचारक का है? तो यह जो कथन है वह किसका है? इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट का है। यह जो कथन है किसका है? इमैनुअल कांट का है। ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 का है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? काका कालेकर द्वारा की गई थी। कब? 1953 में। कब की गई थी? 1953 में। 53 में। और 1955 में काका कालेकर द्वारा 2399 जातियों को पिछड़ा जाति में रखा गया था। कितना जाति को? 2399 जाति को पिछड़े जाति में रखा गया था। और सभी स्त्रियों को भी पिछड़े जाति में रखा गया था। इतना जाति 2399 जाति और जो सभी स्त्रियां थी उन्हें पिछड़े जाति में रखा गया था। किस आयोग के द्वारा? ये काका कालेकर आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 128 है, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो नाइजीरिया को स्वतंत्रता 1960 में मिली थी। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1960 में हुआ था। नाइजीरिया पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया दो उपनिवेश थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के उपनिवेश थे। उसके बाद 1960 में उसे ब्रिटेन से अलग करके नाइजीरिया को एक देश बना दिया गया। प्रश्न संख्या 129 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष में के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के द्वारा सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो यह किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो 87A में लिखा गया। किसमें? 87A में लिखा गया है। इसमें 87 के 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र को सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। कितने अनुच्छेद में? 87 के 1 में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 130 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? राज्य को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12 है जो कि राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 है जो किसको परिभाषित करता है? राज्य को परिभाषित करता है। ये इनमें राज्य का वर्णन किया। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है? राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य में संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। राज्य में कौन कौन आते हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकारी आते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? तो यह हो जाएगा, यह किस वर्ष निर्गत हुई थी? 1992 में हुई थी। शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण, क्या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार 90 में आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? 1992 में हुई थी। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की वैधता ये प्रदान हुई थी। क्या? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण वैधता, 27% आरक्षण की वैधता प्रदान की गई थी। और क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख वार्षिक रुपये निर्धारित किया गया था। और क्रीमी लेयर का जो सीमा होता है जो ओबीसी में आता है उसके लिए कितना? तो 8 लाख वार्षिक रुपये निर्धारित किया गया था। प्रश्न संख्या 132 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे को। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम कब लाया गया था? तो विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम 1954। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब? 1976। नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व कब लाया गया था? 1986 में। कब? 1986 में। तो कौन सा कूट मिल रहा है इसमें? मिलाते हैं। तो ये है सी नंबर। कौन सा मिल रहा है? सी नंबर 2413। कौन सा मिल रहा है? सी नंबर। प्रश्न संख्या 133 है, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो यह क्या होगा? स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, हाँ ये भी पहले ही कर लिया गया था। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अधिकार, हाँ ये भी कर लिया। सार्वभौमिक व्यस्त मत अधिकार 1919 में किया गया था। अल्पसंख्यकों के अधिकारों से सब, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 134 नंबर प्रश्न है, भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? भारत वर्ष के संविधान की प्रस्तावना में ये जो बंधुत्व जो है वह किसे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व जो है किसे आश्वासित करता है? देश की एकता और अखंडता को, हाँ, नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता को, हाँ, व्यक्ति की गरिमा को किसे करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये सभी को करता है। बंधुत्व, ये जो प्रस्तावना बंधुत्व शब्द है वह
किसे आश्वासित करता है? तो एकता और अखंडता को, नागरिक के न्याय और समानता को, व्यक्ति की गरिमा को, तो सभी को हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 135 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा? एन.वी. रमना ने कहा। किसने कहा? एन.वी. रमना ने कहा। प्रश्न संख्या 136 है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत का जो नया वाला संसद बना है उसके वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। उसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं, जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। कौन है ये जो नया वाला संसद बना है? या नया वाला संसद ये 2019 से बनना शुरू हुआ। कब से बनना शुरू हुआ? 2019 से बनना शुरू हुआ और 2023 में बन करके तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी किए थे। इस सांसद में, इसमें कुल सांसदों की के सीटों की संख्या 1272 है। इसमें पूरा जो सांसद बैठने का जो सांसद के लिए सीट की संख्या है कितना है? 1272 है। कितना संख्या है? 1272, जिसमें लोकसभा के लिए 888, लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। राज्यसभा के लिए कितना है? 384। पूरा सीट कितना है सांसदों का इस भवन में? 1272। इसमें लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीट बनाया गया है। प्रश्न संख्या 137 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 10 से 15%। कितना प्रतिशत है प्रभावी प्रतिशत? 10 से 15%। 138 नंबर प्रश्न है, बास्क यूरोप के किस देश के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा बास्क स्पेन में है। स्पेन में एक स्वायत्त क्षेत्र है। 139 हो जाएगा, समुद्र पारीय नागरिक भारतीय नागरिकता भारत योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिक अधिनियम 2005 के द्वारा। समुद्र पारीय नागरिकता योजना जो आई थी भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम 2005 के द्वारा। किसके द्वारा? नागरिकता अधिनियम 2005 के द्वारा। 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? कौन माना जाता है? तो यह हो जाएगा साक्षरता एवं शिक्षा विकास, हाँ, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, ये भी सही है, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या कह रहा है? भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में किसे माना जाता है? लोग साक्षर हो गए तो जाति व्यवस्था कुछ खत्म हुई, फिर सामाजिक सुधार आया, आर्थिक सुधार आया, उससे भी खत्म हुई, फिर संविधान तथा इसकी आधारभूत जो संरचना बनी हुई है कि हमें जाति भेद नहीं करना, साक्षर बनना है, ऐसे बहुत सारे, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 141 नंबर प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय जो था किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो यह 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज मंत्रालय भारत में किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 2004 में निर्मित हुआ था। यह जो है पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। पंचायती राज मंत्रालय जो है पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व के भाग 40 में उसका अनुच्छेद है। किस में है? नीति निर्देशक तत्व में और अनुच्छेद 40 में उसका उल्लेख है। प्रश्न संख्या 142 है, इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। 143 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो था। कौन थे? रूसो थे। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य क्या है? तो अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये भी हमारा कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना ये भी हमारा कर्तव्य है। तो ये हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 145 नंबर है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो आयरलैंड को 144 नंबर प्रश्न
क्या कह रहा है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, तो ये हो जाएगा 1801 ईस्वी में। कब? 1801 ईस्वी में। 146 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। भारत 1947 में और श्रीलंका एक साल बाद ही 1948 में। 1947 में और श्रीलंका भारत के एक साल बाद 1948 में स्वतंत्र हुआ। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से पर लोकसभा को भंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न संख्या 148 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी। भारत की संघीय प्रणाली की नींव किस अधिनियम के द्वारा रखी गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत संघीय प्रणाली की नींव किस में रखी गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 149 नंबर प्रश्न है, ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम बाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की है, तो यह किसके गारंटी की बात की है, तो जीने की अधिकार की। किसके गारंटी की बात की है? जीने की अधिकार की। मतलब फुटपाथ वासियों को बेदखल जो करते हैं लोग, तो उसके लिए जीने के अधिकार में यह बताया गया अनुच्छेद 21 के तहत कि उनके लिए पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करा दिया जाए, उसके बाद उससे फुटपाथ पर से हटाया जाए। जीने का अधिकार में ये 1985 में लागू हुआ यह बात। 150 नंबर प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद पारित किया जाना होता है। जब वित्त विधेयक को जब प्रस्तुत करते हैं तो कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो वह 75 दिन होता है। क्या? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है। कितने दिनों के भीतर? 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है। वित्त विधेयक 117 वित्त विधेयक का जो अनुच्छेद है 117 में, वित्त विधेयक का वर्णन किससे है, किस अनुच्छेद में है? 117 में। और धन विधेयक का 110 में। धन विधेयक का वर्णन 110 और वित्त विधेयक का वर्णन कितना में है? 117 में। वित्त विधेयक का वर्णन 117 और धन विधेयक का 110 में। बस आज इतना ही। थैंक यू।